प्लैनिस पूरी दुनिया को जहर में डुबो देने की धमकी देता है। फिर वो क्रेडोस पर हमला कर देता है, कहता है मर जा। लेकिन गेम बदल चुका था। बेल अपने बड़े से कुल्हाड़ी के साथ दौड़ता है और प्लैनिस की गर्दन पर जोरदार वार कर देता है। इस बार थोड़ी चोट तो लगी, लेकिन फिर भी काफी नहीं थी। बॉल पूरे खेत में उड़ जाता है। सर्जी फिर कूदती है, प्लैनिस के दूसरी तरफ की गर्दन पर एक कॉम्बो अटैक मारती है, लेकिन उसे पेट पर वार लग जाता है। क्रेडोस लगातार वही लाइन दोहराता रहता है। बाकी बीज भी देखते रहते हैं। हार्डटॉग भी हमला में शामिल होता है। प्लैनिस के सिर के पीछे जोर से वार करता है। प्लैनिस उसे जमीन पर पटक देता है, गरजता है, इन घटियों को अब बस करो। लेकिन उसने एक और की उपेक्षा की थी। आजरा अचानक पीछे से आती है और कहती है, ये समृद्ध फसल के लिए है। वो एक सटीक वार करती है। प्लैनिस का सिर उड़ जाता है। क्रेडोस बेहोशी की कगार पर झूलता है और देखता है कि मॉन्स्टर का शरीर एक विशाल जमाई हुई रूप के साथ विघटित हो जाता है। दोनों धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, हरी चमकती हुई बूंदों में बदलकर। क्रेडोस बुदबुदाता है, वो कमीना हर एक चोट का हकदार था। सभी चुपचाप खड़े होकर हरी बूंदों को गिरते हुए देखते हैं। हार्डटॉग सुनता है कि जेफरोस सब कुछ दस्तावेज करने की तैयारी कर रहा है, राजद्रोह और डेमोन किंग की जीत। तभी हार्डटॉग अपने हाथ उठाकर क्रेडोस का नाम बुलाता है और सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं। सर्जी अपने तीनों हाथ ऊपर उठाकर बाकी सबके साथ जश्न मनाती है। लेकिन अचानक क्रेडोस सबको रोक देता है। सभी ठिठक जाते हैं। वो एक तरफ देखता है, फिर दूसरी तरफ, और समझ जाता है हर एक खेत तबाह हो चुका था। उनकी पूरी फसल फिर से शुरू करनी पड़ेगी। मतलब फिर से कुछ दिन भूखे रहना पड़ेगा। अब क्रेडोस के पास कोई तरीका नहीं था कि वो सबको खेती के रास्ते पर बनाए रख सके। इतना क्रूर नहीं बन सकता था कि सबको फिर से भूखा कर दे। सभी उसकी तरफ ताकते हैं, लेकिन क्रेडोस नहीं देख पाया कि वो छोटी छोटी हरी बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थीं। पत्तों से टकराते ही वे तुरंत फिर से ताजा हो गए। अगला चैप्टर खुलता है एक जेल में। किसी ने कहा कि उसे डेमोन्स से खबर मिली थी। डेमोन लॉर्ड बहुत बदल गया है। लगता है अब जेफिरोस की बैक स्टोरी मिलने वाली है। जेफिरोस बचपन से ही गले में छोकर और चेहरे पर चश्मा लिए पैदा हुआ था। जेल में लोग बातें कर रहे थे, डेमोन बदला या नहीं, आखिर में वो सब हमारे मालिक ही रहेगा, सबको गोश्त बना के खाएगा। तभी एक ऑर्क दरवाजा खोलकर अंदर आता है। सब घबराकर भाग खड़े होते हैं, लेकिन वो प्राणी थोड़ा उलझन में दिखता है, क्योंकि लड़का वहीं खड़ा कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर वह लड़के को उसके सीने से पकड़कर ऊपर हवा में उठा लेता है। लड़का बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं देता। वो जानवर अपना विशाल कुल्हाड़ी उठाता है, लड़के के पैर पर वार करने के लिए तैयार। लेकिन अचानक क्रेडोस आ जाता है और उस प्राणी का सिर पकड़ लेता है। वो उसे केवल धक्का नहीं देता, बल्कि पूरा सिर हवा में उड़ा देता है। फिर वह आगे बढ़ता है और लड़के से पूछता है, तू डर क्यों नहीं रहा था? अपनी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं भीख मांगी? जेफिरोस जवाब देता है, डर नहीं था, राहत थी। जो भी कर लेते, हम बस डेमोन किंग के लिए मवेशी थे। अंत में तो हमें मरना ही था। अब मर जाना तो बस बाद के दर्द से बचाना था। क्रेडोस मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, तू दूसरों से अलग है। अब से तू मेरा साथ देगा, क्योंकि तू ही डेमोन किंग की हरकतें रिकॉर्ड करेगा। तू ऐसा इंसान है जिसे खाने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। फिलहाल तो उन्हें अपनी जाति खाने पर निर्भर रहना था, लेकिन एक दिन यह सब खत्म होगा। वो डेमोन की उस त्रासदी को रोक देगा जिसमें उन्हें जीवित रहने के लिए एक दूसरे को खाना पड़ता था। लेकिन अब क्रेडोस को उलझन हो रही थी, क्योंकि लड़के ने अभी हाल ही में यह शरीर संभाला था। पिछला डेमोन किंग भी इतना बुरा नहीं था। तो आखिर सच क्या था? जेफिरोस बस उसे घूरता रहता है, आधा बेहोश सा। फिर उसकी भाव भंगिमा बदल जाती है। वो पलटा, चलने लगा और एक फावड़ा उठा लिया। सब लोग देखते हैं कि वह खुदाई करने लग गया। यह देखकर हार्डटॉग पूछता है, किस चीज की खेती कर रहे थे ये किसान? और उसी पल सभी का चेहरा चमक उठता है। सब हाथ में औजार लेकर दौड़ पड़ते हैं। क्रेडोस चौंक कर सबको देखता रहता है। सब फिर से खुश होकर मिट्टी खोदने और बीज लगाने लगते हैं। यह देख क्रेडोस में हिम्मत आ जाती है। वो खड़ा होता है और आदेश देना शुरू कर देता है। कहता है,
जहां भी जिंदा आलू बचा हो उसे ढूंढो। टीम 2 और 3 अपने औजार तेज करें। सरजी और जय फिरोज बची हुई बीज वाली पौधों को काटें। हार्ड टॉक टीम 1 का नेतृत्व करेगा। आशरेट औजार लाने जाएगा। फिर वह जोर से चिल्लाता है, सब कुछ एक समृद्ध फसल के लिए है। बॉल पहले से ही अपने मुंह में रस्सी पकड़े हुए टीम को खेत में जोड़ता चला जाता है। क्रेडोस सोचता है, एक पल के लिए तो मैं भूल गया था कि खेती हमेशा ऐसी ही होती है। प्राकृतिक आपदाएं, कीड़े, मौसम में बदलाव। जो कर सकते हो बस मिट्टी खोदो और फिर से लगाओ। आखिर में जिंदगी खुद में एक युद्ध है। तभी फ्लूट एक स्वस्थ छोटा अंकुर देखती है और भागकर उसे पकड़ने चल देती है। लेकिन जैसे ही वह उसे खींचती है, वह देखती है कि दूसरी तरफ रस्टर के हाथ मिट्टी से बाहर निकले हुए हैं। वह लगातार खींचती रहती है। रस्टर मदद के लिए रोता रहता है। तभी आशरेट बीच में आकर कहती है, इस नीच दर्जे की डेमोन लड़की, पीछे हट जा। उसने खुद पर भरोसा रखा था, लेकिन जैसे ही उसने खींचा, बड़ा सा आलू बाहर आ गया। उसका आकार तो रस्टर के पूरे शरीर से भी बड़ा था। वो आलू सीधे रस्टर के सिर पर गिर पड़ा, जिससे रस्टर पूरी तरह से मुड़ गया। कोई भी समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ। तुरंत सबने क्रेडोस को बुला लिया। फ्लूट ने बताया, यह आलू तो मेरे सिर से भी बड़ा है, इसे देखो। क्रेडोस ने पूछा, तूने ये कहां से पाया? फ्लूट ने जवाब दिया, मैंने बस एक अंकुर खींचा था और उसके साथ कई और अंकुर भी निकल आए। तभी क्रेडोस को याद आया कि गेम में ऐसा कैसे काम करता था। जब प्लैनिस को हराया जाता था, उसका शरीर जमीन में गिर जाता था और उसी मिट्टी से नए पत्ते उगाते थे। मतलब प्लैनिस का इतना बड़ा शरीर लगभग पूरे खेत से छू गया था। क्रेडोस ने तुरंत आदेश दिया, सब किसान खुदाई शुरू करो, क्योंकि हर जगह आलू दबे होने चाहिए थे और वे मर नहीं गए थे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। डेमोन खुदाई करने लगे और बड़े बड़े गेंद जैसी आलू निकालने लगे। कोस हैरानी में सबको देख रहा था, जबकि हर कोई तो भारी भरकम आलू उठा रहा था। जेफ्रो ने उससे पूछा, क्या यही समृद्ध फसल है? कोस ने हां में सिर हिलाया, बहुत बड़ी राहत महसूस करते हुए। यह सच में वो ऐतिहासिक फसल थी जिससे सबका पेट भर जाएगा। अगला अध्याय खुलता है एक बर्बाद जमीन में। अब दुनिया के बाकी हिस्सों की स्थिति देखने की बारी थी। पहले क्षेत्र में सेरू ने विद्रोह करने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। बर्फ की आत्मा का दिल भी बंद हो गया। उसके सभी चेलों का अस्तित्व समाप्त हो गया और क्षेत्र अब रहने लायक नहीं रहा। दूसरे क्षेत्र में प्लैनिस के मरने के बाद उसके सभी अधीनस्थ भटकते रह गए, समझ नहीं पाए कि अपनी जिंदगी कैसे बिताएं। तीसरे क्षेत्र में उनका नेता रस्ट अब एंटेना के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। शायद उसके सारे अधीनस्थ को देशद्रोह का सजा मिलनी चाहिए। चौथे क्षेत्र में एक आधा इंसान आधा सांप नामक टाटू का शासन था। गेम में वो एक काफी असली कैरेक्टर था। क्रेडोस जानता था दूसरे और चौथे क्षेत्र के लोग अच्छी तरह से तैयार किए जा सकते हैं। समस्या यह थी कि वो सभी को एक साथ नहीं बुला सकता था। अगर वह बहुत जल्दी ताकतवर बनता तो बस मुंह बढ़ जाते और उन्हें खिलाने के लिए अधिक आलू चाहिए होते। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके वो सभी को भर्ती करेगा और अगले फसल के लिए तैयार करेगा। तभी जेफिरो आता है और बताता है, हम अगली बड़ी फसल की तैयारी शुरू करने वाले हैं। क्रेडोस कहता है, यह जानकर अच्छा लगा, लेकिन ध्यान रखना फूड टिकट्स पर। तभी एक छोटा काला प्राणी आता है और कहता है, हर क्षेत्र में आदेश भेज दिए गए हैं। क्रेडोस पूछता है, कोई जवाब आया क्या? वो छोटा प्राणी जवाब देता है। ऐसा लग रहा था कि चौथा क्षेत्र बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा था। क्रेडोस ने पूछा, क्यों? वो छोटा प्राणी हकलाने लगा और बोला, वहां के लोग ज्यादा कुछ नहीं बोले। ज्यादा कुछ नहीं बोले? क्यों नहीं? तभी क्रेडोस उसे उसके पंखों से पकड़ लेता है और गुस्से से चिल्लाया, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर, बेवकूफ, सही जानकारी लेकर आ। प्राणी ने समझाया, क्योंकि चौथे क्षेत्र में अब बस थोड़े ही सेवक बचे हैं। वह जगह लगभग वीरान हो चुकी है। क्रेडोस को एहसास हुआ, यह बेवकूफ तो यह भी नहीं पूछा कि वह जगह वीरान क्यों हुई। ऐसे बेकार असिस्टेंट से निपटना असंभव था। तभी जेफिरो बोलता है, हालांकि उसकी हरकत थोड़ी सुधरी है, लेकिन लॉर्ड क्रेडोस अभी भी सबसे बदसूरत डेमन है
और फिर वो कहता है, मैं खुद जाकर वहां के लोगों से बात करूंगा और पता लगाऊंगा कि चौथे क्षेत्र का मालिक कहां गया। छोटा प्राणी बताता है, जो सुना है उसके हिसाब से वो आदमी मानव भूमि में गया है, शायद वहां मानव शरीर इकट्ठा कर रहा है, जैसे उर्वरक के लिए। यह सुनकर क्रेडोस एकदम थम गया। गेम के अनुसार जैसे ही डेमन आक्रमण शुरू करते हैं, एक शापित पैलडिन आकर सबको नष्ट कर देता है। इससे बचने की चाबी थी संघर्ष को न शुरू करना, क्योंकि पैलडिन तो तभी आता है, वो भी खासकर बूढ़ा आदमी किमची। सबके लिए यही गेम ओवर था। क्रेडोस तुरंत दौड़ पड़ता है। मुझे चौथे मास्टर को अभी रोकना होगा, जेफिरो पूछता है। बैकअप तो? क्रेडोस कहता है, नहीं, मैं अकेले जाऊंगा, इससे तेज होगा। और बस ऐसे ही उसने ह्यूमन सीड को कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिशन के साथ एक्टिवेट किया, अपनी दक्षता को बढ़ाया और बिजली की तरह दौड़ पड़ा। छोड़े गए डेमॉन लैंड्स के पास एक टॉवर था, पैलेडिन का मकबरा, जिसे टॉवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। कहानी के अनुसार बूढ़ा किमची वहां मिलने वाला था जेवियर और अजीब लॉयड से, और फिर वो अलग थलग गांव तक पहुंचते, और थोड़ी ही दूरी पर था डेमॉन और मानव क्षेत्र की सीमा, फोर्ट मैगडेट। दीवार की चोटी से एक स्पाइडलेस का सिपाही जेवियर अपने भयानक सेवक के साथ आ रहा था, लेकिन उनमें कुछ अजीब था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गेट पर एक सिपाही नाम का वॉलोस पूछता है, बाकी टुकड़ी कहां है? दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा छोटा हो गया, इसके लिए क्षमा करें। असल में आज मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए पूरा वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आप सबका प्यार और सपोर्ट देखकर मुझे बहुत हौसला मिलता है और जल्दी ही मैं पूरी ताकत से दमदार वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत खास है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।